नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का स्टडी आई क्यों। आज हम 30 जून 2020 के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारा आज का पहला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश के द्वारा की जाएगी। हमारा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, ए एंड बी। इसका सही आंसर है ए एंड बी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। फुटबॉल फेडरेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड फुटबॉल द्वारा संयुक्त प्रस्ताव को फीफा परिषद के सदस्यों द्वारा डाले गए 35 वोटों में से 22 वोट मिले। इसमें कोलंबियाई फुटबॉल एसोसिएशन को 13 वोट मिले थे। फीफा महिला विश्व कप 2023 में 32 टीमों के साथ होने वाला पहला संस्करण होगा। साथ ही यह दो फेडरेशनों AFC और OFC ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा मेजबानी में आयोजित होने वाला पहला टूर्नामेंट भी होगा। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है 15,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए, 17,000 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है 15,000 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना के लिए 15,000 करोड़ रुपए से की जाएगी। यह डेयरी एवं मीट प्रसंस्करण के साथ साथ मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र में पशु आहार संयंत्रों में बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इस योजना के अंतर्गत योग्य लाभार्थी किसान उत्पादक संगठन MSME सेक्शन 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और निजी उद्यमी होंगे। योजना के तहत लाभार्थी को 10% की मार्जिन राशि का योगदान करना होगा, जबकि शेष 90% की राशि अनुसूचित बैंक द्वारा कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार योग्य लाभार्थी को ब्याज पर 3% की आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। इसके अलावा उन्हें मूल कर्ज के लिए 2 वर्ष की अधिशतगन अवधि के लिए कर दिया जाएगा और कर्ज की पुनर्भुगतान अवधि 6 साल की होगी। भारत सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा। इस फंड का प्रबंधन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड द्वारा किया जाएगा और यह उन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए दी जाएगी जो MSME के तहत परिभाषित होंगी। कर्जदार की क्रेडिट सुविधा की 25% के तक की गारंटी कवरेज दी जाएगी। उपरोक्त दोनों सुविधाएं उपरोक्त परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश को पूरा करने में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और इससे निवेशकों को अपना रिटर्न बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं गिरिराज सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया। हमारा ऑप्शन है महाराष्ट्र, सिक्किम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में सेवाएं देंगे। यह योजना कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय जुटाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल संभाग के सभी 16 जिलों की सभी ग्राम पंचायतों में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में लागू की गई है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना क्या है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करने और UPI ऐप के माध्यम से खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करने के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा यह कंपनी को बिजली चोरी और बिजली के अवैध उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करने में भी मदद करेगी। बकाया बिल की वसूली और नए कनेक्शन के एवज में कंपनी निष्ठा विद्युत मित्र को इंसेंटिव राशि देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना को किसने मंजूरी दे दी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने।
केंद्र सरकार ने, हाईकोर्ट ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसे अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई है। साथ ही इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्रों की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करेगा। यह बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा अनुकूलन नियामकीय वातावरण के जरिए अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की आरंभिक सहायता करेगा, उन्हें बढ़ावा तथा दिशा निर्देश देगा। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में ये सुधार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं के.एस. शिवान। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में माली गणराज्य ने किसको 500 मेगावाट अक्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है? हमारा एनटीपीसी, इसरो, डीआरडीओ, आईसीएमआर। इसका सही आंसर है एनटीपीसी को। माली गणराज्य ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध दिया है। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अक्षय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने की। इस कार्यक्रम में माली के राजदूत शेकऊ कासे ने भी भाग लिया। इससे पहले टोगो गणराज्य ने अपने देश में 285 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के विकास में पीएमसी सहायता के लिए एनटीपीसी को इस तरह शामिल किया था। वर्ष 2019 में आईएसए ने सदस्य देशों को एनटीपीसी की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया के तहत एनटीपीसी को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया था। एनटीपीसी ने अगले 2 वर्षों में आईएसए सदस्य देशों में 10,000 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास की योजना बनाई है। माली की राजधानी है बमाको। इसकी मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। माली गणराज्य के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउकर के। अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को की गई। इसका महानिदेशक हैं उपेंद्र त्रिपाठी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड इग्नाइट का अनावरण किया? IIT कानपुर, IBM, DRDO, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है IBM के साथ। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और IBM ने मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड इग्नाइट का अनावरण किया है। इस प्लेटफॉर्म को भारत में नौकरी चाह रखने वालों और बिजनेस ओनर्स के लिए अधिक से अधिक नए संसाधनों को प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। IBM ने स्किल बिल्ड से इग्नाइट के साथ स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप्स को भी लॉन्च किया है। यह दोनों नई पहले देश में वर्तमान कौशल अंतर को पटाने के लिए शुरू की गई हैं। स्किल बिल्ड इग्नाइट क्या है? स्किल बिल्ड इग्नाइट पहल को नौकरी चाहने वालों और उद्यमियों को मुफ्त ऑनलाइन कोर्स वर्क और सलाह की सुविधा प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। इससे उन्हें अपने करियर के साथ साथ व्यवसाय को आगे ले जाने में भी मदद मिलेगी। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं उद्यमियों के लिए व्यक्तिगत कोचिंग, छोटे व्यवसायों को शुरू करने या उन्हें दोबारा शुरू करने में मदद करने के लिए सलाह देना, क्योंकि वे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई स्थिति से उबरने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकें। स्किल बिल्ड्स इनोवेशन क्या है? स्किल बिल्ड्स इनोवेशन कैंप्स एक 10 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सिखाने में सुधार करने के लिए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखने वाले शिक्षार्थियों को संरचित सिखाने के 100 घंटे का प्रशिक्षण प्रदान करेगा और अपने नेटवर्क के निर्माण के साथ साथ उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए समर्पित है। IBM स्वयं को
स्वयंसेवकों और प्रशिक्षकों सहित विशेषज्ञ सुविधा के दिशा निर्देशों के साथ ये छात्र डिजाइन सोच प्रक्रिया से गुजरेंगे। इस सिखाने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद छात्र अपनी समस्या कथन को तैयार करने, रचनात्मक रूप से तैयार करने, जटिल समस्याओं को अधिक तेजी से हल करने और एक अभिनव उपयोगकर्ता अनुभव को डिजाइन करने के लिए रणनीतिक तरीकों का उपयोग करेंगे। केंद्रीय कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉलीवुड निर्देशक जोएल शुमाकर का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 87 वर्ष। इसका सही आंसर है 80 वर्ष की आयु में। हॉलीवुड निर्देशक जोएल शुमाकर का निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया है। कॉस्ट्यूम डिजाइनर से बने निर्देशक को 2 बैटमैन फिल्मों सहित सेट, इल्मो फायर, द लोस्ट बॉय, फीलिंग डाउन जैसी हिट फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता था। जोएल शुमाकर की पहली फिल्म बैटमैन फॉरएवर थी, जिसमें वेल किल्मर, टॉम ली जोन्स, जिम कैरी और निकोल किडमैन ने अभिनय किया था। इसके अलावा उन्होंने द फैंटम ऑफ द ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया, जिसे 3 ऑस्कर नामांकन मिले थे। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किसने किया? हमारे प्रश्न नीति आयोग ने, सांस्कृतिक आयोग ने, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और स्वास्थ्य मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक नया व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू किया गया है। भारत सरकार द्वारा गठित एम्पावर्ड ग्रुप 6 के मार्गदर्शन में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान को तैयार किया गया है। इस अभियान को 2 भागों में चलाया जाएगा। पहला वेब पोर्टल अभियान है और दूसरा मीडिया अभियान है। वेब पोर्टल सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करने के साथ साथ लोगों को कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अनलॉक के इस चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों के आसान कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। नंबर 1, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ को साफ रखना, सार्वजनिक स्थान पर थूकने से रोकना। जबकि इसका दूसरा चरण यानी मीडिया अभियान मास्क पहनने पर केंद्रित होगा, क्योंकि यह एक ऐसा सरल उपाय है जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में बड़ा बदलाव लाया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? हमारा अमित शाह ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, नितिन गडकरी ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की ई रक्त कोष टीम ने डिजिटल इंडिया योजना के तहत ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ई ब्लड सर्विस एप्लीकेशन के जरिए कोई भी एक साथ 4 यूनिट खून की मांग कर सकेगा और जिसे ब्लड बैंक वापस लेने के लिए 12 घंटे तक इंतजार करेगा। यह एप्लीकेशन किसी भी व्यक्ति को ऐप के माध्यम से ब्लड लेने का अनुरोध करने में सक्षम बनाएगा और उसकी आवश्यक इकाइयाँ अपने ई रक्त कोष डैशबोर्ड में IRCS NHQ ब्लड बैंक में दिखाई देगी। यह निर्धारित समय के अंदर ब्लड की डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। इस तरह यह ऐप कोविड-19 महामारी की इस वर्तमान परिस्थिति के दौरान उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी जिन्हें रक्त की बहुत जरूरत पड़ती है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारा प्रश्न है 42 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 54 वर्ष। इसका सही आंसर है 42 वर्ष। पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जनेन का कैंसर के कारण 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने कई टूर्नामेंटों में जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा पूर्णिमा जनेन के नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति ले खेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डे ऑफ द सिफर
कब बनाया गया? प्रश्न 25 जून को, 26 जून को, 27 जून को, 28 जून को। इसका सही आंसर है 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून को शिपर डे यानी शिपर्स अथवा नाविकों के दिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को लोग समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरे विश्व कार्य में मदद करने वाले शिपर्स और नाविकों को सम्मान देने के लिए बनाते हैं। इस साल सीफेयर का वार्षिक दिवस 25 जून को अपनी 10वीं वर्षगांठ बनाएगा। वर्ष 2020 के इस दिन का अभियान है शिपर्स आर की वर्कर्स। यह अभियान महामारी के दौरान काम करने वाले नाविकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद करने पर केंद्रित है। साथ ही यह उन व्यक्तियों को सम्मान देने और उनके साथ उचित व्यवहार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा ताकि उनके द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को जारी रख सके। डे ऑफ द शिपर्स का इतिहास। इस दिन की शुरुआत मनीला में 2010 डिप्लोमेटिक सम्मेलन द्वारा शिपर कन्वेंशन के लिए परीक्षण, प्रमाणन और निगरानी के संशोधित मानकों के लिए अपनाए गए एक प्रस्ताव बाद की गई थी। वर्ष 2011 में IMO द्वारा पहला शिपर्स डे बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का महासचिव है किटेक लीम। इसका मुख्यालय है लंदन, इंग्लैंड में। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 को की गई। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? प्रश्न ब्रिटेन में, UAE में, अमेरिका में, बांग्लादेश में। इसका सही आंसर है अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजिल्स में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। विश्वविद्यालय की 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। विश्वविद्यालय उन पाठ्यक्रमों उपलब्ध कराएगा जो वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को प्राचीन भारतीय अभ्यास से जोड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान सवेक्षा के चांसलर डॉक्टर HR नागेंद्र विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष होंगे। विश्वविद्यालय के वर्ष 2020 सेमेस्टर की पहली कक्षा 24 अगस्त 2020 से शुरू होगी। इसके अलावा योग में ऑनलाइन मास्टर कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र 21 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल करें स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।